हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारी स्ट्रैटेजी सीरीज में, जहां पे हम हर एक टॉपिक को बहुत ही इन डेप्थ एनालाइज कर रहे हैं। ये वही टॉपिक्स है जो आए दिन न्यूज़ में आते हैं, जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हेंस ये यूपीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस न्यूज़ में, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एआई से हमारा पब्लिक पॉलिसी कैसे रीशेप होता है, दैट मीन्स अवर गवर्नेंस। हम यूजुअली एआई को एक चैट बोट समझते हैं। आप एक आम आदमी से पूछते हो व्हाट इज देयर एन एग्जांपल ऑफ एआई, तो वो मेजरली आपको चैट जीपीटी बताएगा दैट चैट जीपीटी इज एन एआई। बट एआई इज, आई मीन इफ आई से दैट एआई इज मच बिगर देन दैट। जब आप एक एयरपोर्ट पे जाते हो तो जस्ट इमेजिन कीजिए सिचुएशन कि जब हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, वहां पे ना आपसे बोर्डिंग पास पूछा जा रहा है, ना आपसे कोई आईडी पूछी जा रही, ना आपसे टिकट पूछा जा रहा है, जस्ट आपका एक फेशियल रिकॉग्निशन पूछा जा रहा है और सारा डेटा वहां पे मिल जा रहा है कि इसकी कहाँ से फ्लाइट है, ये कहाँ से आया है, क्या एड्रेस है, हर चीज़ का डेटा मिल जा रहा है। इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम एक किसान का एग्जांपल लेते हैं कि एक किसान के पास अगर स्मार्टफोन है तो वो क्रॉप एडवाइस ले सकता है कि कॉटन को कितना पानी की ज़रूरत है, कितना मैन्योर की ज़रूरत है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, राइट, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें इज़ ऑल्सो एन एआई। तो जो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ समझेंगे कि किस तरीके से एआई गवर्नेंस में आया है, राइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। बट सेकेंड थिंग, हम हर एक में ये भी देखेंगे कि उसमें क्या कंसर्न है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम एयरपोर्ट पे कह रहे हैं कि फेशियल रिकग्निशन जा रहा है, सो दैट मीन्स कि एक फेशियल रिकग्निशन से मेरा नाम, मेरी एज, मेरा आधार कार्ड में जो भी डेटा है, वो मेरा पैन कार्ड है, ये सब डिटेल्स वहां पे स्टोर कर रही जा रही है। तो सवाल ये बनता है, जो कंसर्न रेज किया जाता है सबसे पहला, कि ये डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है, राइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड कंसर्न ये है कि ये डेटा जो स्टोर हो रहा है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है। थर्ड कंसर्न ये आता है कि हम ये डेटा का मिसयूज कैसे रोक सकते हैं। अगर हो रहा है तो हमारे पास चौथा कंसर्न आता है कि हमारा नेशनल एआई एथिक्स क्या है, नेशनल एआई फ्रेमवर्क पॉलिसी क्या है। तो ये सभी चीजें हम आज ये वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां पे हमने तो ये समझ ही लिया कि व्हाई इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है एआई, राइट, कि एआई इज नॉट जस्ट चैट जीपीटी, एआई इज अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस। तो ये किस तरीके से गवर्नेंस का पार्ट है, हम एक एक करके ये चीज समझेंगे। जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं, दैट इज एआई फॉर भारत, राइट, एआई फॉर भारत। ये डेवलप किया गया है बाय आईआईटी मद्रास एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यूजुअली क्या ऐसा होता है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 22 लैंग्वेजेस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। इसके अलावा 100 से ज्यादा डायलेक्ट है। अब एक इंसान जो तमिलनाडु के किसी विलेज में रहता है, वो उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आती, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट है वो या तो इंग्लिश में अवेलेबल है या हिंदी में अवेलेबल है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक एआई बनाया जो क्या करेगा कि जो भी लैंग्वेजेस है वो लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गुजरात में हूं तो मेरे को वो गुजराती में मिलेगा, कोई महाराष्ट्र में है तो किसी को कोई मराठी में मिलेगा, किसी को कन्नड़ में मिलेगा, किसी को तमिल में मिलेगा, किसी को तेलुगु में मिलेगा, या किसी को कश्मीरी में मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर एआई डेवलप किया गया, दैट इज एआई फॉर भारत, इसका मेजर मतलब क्या है कि हमें लैंग्वेज का एक लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस देनी है ताकि हम गवर्नेंस इंप्रूव कर सके। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए ना कि जब तक आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखा क्या है वो समझ नहीं आ रहा है, तो तब तक आप गवर्नेंस का फायदा कैसे उठा पाओगे। सो दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इसके अंदर कई सारे कोर्ट जजमेंट्स को ट्रांसलेट किया जाएगा, कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को ट्रांसलेट किया जाएगा इनटू 11 प्लस इंडियन लैंग्वेजेस, लीगल फॉर्म्स को ट्रांसलेट किया जाएगा, राइट। सो कहने का मतलब क्या है कि यहां पे जो गवर्नेंस है उसको लिंग्विस्टिकली इंक्लूसिव बना रहे हैं। नाउ इंक्लूसिव इन द सेंस कि पहले कैसा है, जिसको हिंदी या इंग्लिश आती है सिर्फ वही गवर्नमेंट वेबसाइट्स को समझ सकते हैं, वही गवर्नेंस को समझ सकते हैं। बट अब जो रीजनल लैंग्वेजेस है, लाइक रूरल और ट्राइबल एरियाज है, वहां से भी ये इंक्लूसिविटी इंक्रीज करेगा, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट एग्जांपल। अगर हम आगे बढ़ के समझते हैं तो हम कहते हैं कि दूसरा जो है दैट इज डीजी यात्रा, जो अभी हमने देखा कि इसके अंदर क्या है कि फेशियल रिकग्निशन किया जा रहा है जो बोर्डिंग पास को रिप्लेस कर रहा है, राइट। फेशियल रिकग्निशन से ही आप बोर्ड कर रहे हो, ओके। तो यहां से जो आपकी एंट्री, इट इज वेरी सीमलेस। आप कोई भी इंडियन एयरपोर्ट में जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ फेशियल रिकग्निशन।
तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। बट यहाँ पे कंसर्न, जैसे हमने कहा कि कंसर्न क्या है कि डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है, कौन उसको कंट्रोल कर रहा है, और जो डेटा स्टोर करके आप यूज करोगे उसका कंसेंट किसने दिया है आपको, राइट। तो वो मिसयूज, यूज, ये सारी चीजें, दिस नीड्स वर्क, राइट। तो इस पे वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि एआई का वेलफेयर डिलीवरी में भी बहुत बड़ा रोल है। नाउ एआई का वेलफेयर डिलीवरी में रोल इन द सेंस कैसा है, जैसे हम देखते हैं कि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती है, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है फॉर मैटरनल हेल्थ के लिए, दैट इज हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है, वो यहाँ पे बता दिया जाता है। सो दैट इज द हेल्प ऑफ एआई अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि एक आपने पढ़ा होगा कि जो चाइल्ड न्यूट्रिशन है वो एआई के भरोसे हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पोषण ट्रैकर, कि ये पोषण ट्रैकर है, तो ये भी एक उसका पार्ट रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है इन नरेगा डिमांड की, नरेगा की डिमांड कब ज्यादा आती है, ये नरेगा की डिमांड तब आती है जब अपना फार्मिंग कम्युनिटी थोड़ा सा स्लो पेस पे ग्रो होता है, तब नरेगा की डिमांड बहुत ज्यादा आती है, ये चीज है। बट इसमें जो चैलेंज क्या है कि चैलेंज है कि यहाँ पे एल्गोरिदम के बेसिस पे चीजें चल रही है ना। अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली कि जैसे ये वीडियो अब यूट्यूब पे अपलोड है, अब यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है जिसके बेसिस पे यूट्यूब की ये वीडियो पे व्यूज आएंगे। अब अगर ये एल्गोरिदम का हमने पकड़ लिया ये वीडियो ने, तो व्यूज ज्यादा आ जाएंगे। अगर एल्गोरिदम नहीं पकड़ पा रहा है तो व्यूज कम आएंगे। बट पॉइंट क्या है कि इसमें जो अपलोड कर रहा है वो उसके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है, उसके हाथ में खाली यही है कि जैसा एल्गोरिदम उसने समझा है वो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली वो टैग्स डाल देता है। बट जो एल्गोरिदम है, इट्स एन एआई, वो एल्गोरिदम रोज खुद को अपडेट कर रहा है, वो रोज खुद को इवॉल्व कर रहा है। तो यहां पे जब वेलफेयर स्कीम की बात आती है ना, तो जब बोला जाता है कि ये सारी चीजें एल्गोरिदम बेसिस पे चलती है, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न आता है, दैट इज द एक्सक्लूजन, कि यहां पे एक्सक्लूजन का बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये एल्गोरिदम के बेसिस पे है। अब एल्गोरिदम में बताया गया है कि यूपी बिहार आर नॉट डेवलप्ड स्टेट्स, और एल्गोरिदम में बताया गया गुजरात महाराष्ट्र आर डेवलप्ड स्टेट्स। तो क्या उसके अकॉर्डिंगली क्या गुजरात और महाराष्ट्र में किसी को वेलफेयर स्कीम्स की जरूरत नहीं होगी? दैट इज नॉट द एल्गोरिदम, राइट। तो यहां पे एल्गोरिदम को यह बताना पड़ेगा दैट जो भी वेलफेयर स्टेट, जो भी डेवलप्ड स्टेट्स है, उसके अंदर सब लोग डेवलप नहीं है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डेवलप है। तो कौन एक्सक्लूड हो गया? द एक्सक्लूजन इज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, कि जो माइनॉरिटी में है उनका एक्सक्लूजन हो गया। व्हाई? बिकॉज एल्गोरिदम ऐसा है। सो दैट इज अ वेरी बिग कंसर्न, क्योंकि ये चीजें एल्गोरिदम बेस पे चल रही है। ओके, तो ये एल्गोरिदम सेट करने वाला भी इंसान है। अब वो इंसान जिस डेटा को लेके एल्गोरिदम सेट कर रहा है, वो डेटा भी तो एफिशिएंट होना चाहिए, राइट। Now next is the policing and crime mapping. अब policing and crime mapping में AI मॉडल यूज किया जा रहा है हॉटस्पॉट एनालिसिस के लिए, सीसीटीवी फेशियल स्कैन्स के लिए, और साइबर क्राइम ट्रेंड्स के लिए। अब ये एक एग्जांपल है कि दिल्ली पुलिस ने एक लॉन्च किया था, दैट इज क्राइम मैपिंग एनालिटिक्स एंड प्रेडिक्टिव सिस्टम। क्राइम मैपिंग एनालिसिस एंड प्रेडिक्टिव सिस्टम, कि इसमें क्या बताया गया है, ये दिल्ली पुलिस का एक AI बेस्ड मॉडल है, दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया। उसके अंदर ये बताया गया कि ये एक हिस्ट्री देखता है कि दिल्ली में कौन कौन सी जगह में सबसे ज्यादा क्राइम हुए हैं, और वो क्राइम का एक ट्रेंड बताता है, और वो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली वो प्रेडिक्ट करता है कि आने वाले समय पे ये एरिया में ये डेट पे क्राइम हो सकता है, राइट। तो दैट इज द क्राइम मैपिंग एंड एनालिटिक्स प्रेडिक्टिव सिस्टम। तो इससे क्या हो रहा है कि क्राइम को हॉटस्पॉट एनालिसिस किया जा रहा है कि ये जगह पे सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, हम क्राइम का ट्रेंड हो रहा है। तो सिमिलरली साइबर क्राइम का भी रहता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ पुलिस डिपार्टमेंट से लाइक तेलंगाना, यूपी एंड दिल्ली ने उन्होंने AI डैशबोर्ड्स भी लाया है। बट यहां पे वापस सवाल हो रहा है कि आर वी स्लाइडिंग इनटू प्रेडिक्टिव सर्विलियंस? अब जो ये दिल्ली पुलिस का ये जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, इस पे कई सारे सवाल उठे, यानी कि ये ग्लोबली कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, ग्लोबली इसको हमेशा से क्रिटिसाइज किया गया है। क्यों क्रिटिसाइज किया गया? क्योंकि इंडिया में ये क्राइम का डेटा कहां से मिलता है? FIR से मिलता है। FIR कौन बनाता है? एक हवलदार होता है वो FIR बनाता है, या एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो FIR बनाता है। अब हमें पता है कि इंडिया में जो FIR है वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है,
ठीक है, अगर पॉलिटिशियन ने कहा कि एफआईआर आएगी तो आएगी, अगर पॉलिटिशियन का एफआईआर नहीं होगी तो नहीं होगी। सो दैट मीन्स कि हम एफआईआर आर नॉट दैट मच एक्यूरेट जितना होना चाहिए। तो जब हमारे पास जो डेटा है, जो बेस है एफआईआर का, वो एक्यूरेट नहीं है, और वो डेटा हमने एआई को दिया, जिसे एआई मॉडल बना हमारा, लाइक दिस दिल्ली पुलिस का, तो ये डेटा एआई मॉडल के पास गया और एआई मॉडल ने ये डेटा को एनालाइज किया और फिर बोला कि ये अब जगह पे यहां पे साइबर क्राइम हो सकता है, या यहां पे ये क्राइम होगा, ये हॉटस्पॉट एनालिसिस है, यहां पे आने वाले समय पे एक ट्रेंड है और ये सारी चीजें रहेगा। सो दैट मीन्स दिस इज वेरी रिस्की। ये ग्लोबली कभी भी किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, कोई भी कंट्री ने इसको हमेशा से मना ही किया है कि आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो कर रहे हो क्राइम में, दैट इज नॉट द पार्ट। क्योंकि आप समझो ना कि आज आई एम नॉट अ क्रिमिनल एट प्रेजेंट, मतलब आज की तारीख तक मैं क्रिमिनल नहीं हूं, बट मे भी अगर मैं कह सकता हूं कि शायद कल मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, कल मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, तो मेरे में एक रिवेंज की भावना आ गई। तो क्या अगर वो रिवेंज की भावना आएगी तो क्या मैं फिर क्राइम करूंगा? तो क्या ये क्राइम ये प्रेडिक्ट कर पाएगा? क्योंकि मेरे खिलाफ तो कभी एफआईआर हुई नहीं है, राइट? सो दैट इज अ वेरी बिग कंसर्न कि ये चीजें यहां पे प्रेडिक्शन नहीं है। और हमने देखा कि कई सारे एफआईआर में अगर झूठी एफआईआर किसी के खिलाफ रखी गई है जिसने कभी क्राइम किया नहीं है, तो ये एआई के पास वो डेटा चला जाएगा, उन लोगों का डेटा चला जाएगा जिन्होंने क्राइम किया नहीं है। तो एआई ये चीजें प्रेडिक्ट करने लग जाएगा, उन लोगों के लिए प्रेडिक्ट करेगा जो कभी क्राइम करे ही नहीं होंगे। सो दिस इज वेरी रिस्की। ओके, सो यहां पे ये चीज समझ आता है कि ये क्राइम में है। इसके अलावा एग्रीकल्चर और क्लाइमेट में भी काफी ज्यादा यूज होता है। अब हमें पता है कि एआई मॉडल यूज किया जाता है टू प्रेडिक्ट मॉनसून पैटर्न के लिए, क्रॉप साइकिल के लिए यूज किया जाता है, पेस्ट अलर्ट के लिए यूज किया जाता है, साइक्लोन्स के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा किसान ई पोर्टल्स भी है, राइट, जो रियल टाइम इंटीग्रेशन देता है, एक्सेट्रा, एग्जाम्पल भी है। बट कहने का मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हम फार्मर्स की बात करते हैं। ये हमने पहले वाली वीडियो में भी डेटा समझा था कि जो 85% ऑफ इंडिया फार्मर्स है ना, दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, वेरे जो रिमेनिंग 50% है दे आर लार्ज फार्मर्स। तो जो लार्ज फार्मर्स है उन्हीं के पास स्मार्टफोन्स है, इनके पास स्मार्टफोन है ही नहीं। तो ये जो डेटा सरकार रिलीज कर रही है वो किसके लिए रिलीज कर रही है? सिर्फ 15% लोगों के लिए रिलीज कर रही है, इनके पास तो वो जा ही नहीं रहा, राइट? तो यहां पे एआई फॉर भारत बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है, कि जो लैंग्वेजेस है लिंग्विस्टिकली इंक्लूसिव बनाना वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इसके अलावा हमें ये सारे फार्मर्स को ट्रेनिंग देना बहुत बड़ा टास्क है, सो दैट इज ऑल्सो अ टास्क। हालांकि ये चीज़ों में बहुत समय लगेगा, राइट? सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट। एंड देन अगर मैं कहूँगा कि वे फॉरवर्ड क्या है इसका, तो हम कह सकते हैं कि एआई इज नॉट जस्ट अ बोट, मतलब वो सिर्फ एक मशीन नहीं है। एआई खुद के पास एक इंटेलिजेंस है। अब सवाल ये बनता है कि जब मशीन के बेसिस पे चीजें एनालाइज की जाती है, मशीन के बेसिस पे चीजें प्रेडिक्ट की जाती है, तो वो मशीन पीपल का बिहेवियर प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, वो लोगों की प्रोफाइल बना रहा है। इज प्रोफाइलिंग पीपल, यानी कि वो प्रोफाइल बना रहा है कि मेरा क्या स्टांस रहा है, किसी और का क्या स्टांस रहा है, तो ये लोगों की प्रोफाइल बना रहा है। अब जो प्रोफाइल बन जा रही है, यानी कि उसके बाद डेटा आ गया है, अब वो डेटा कहां जा रहा है? डेटा ही सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा, राइट? तो डेटा पे एफिशिएंसी लानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए कुछ वे फॉरवर्ड में मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे सबसे पहली चीज जो हमें रिक्वायरमेंट है वो है नेशनल एआई एथिक्स कोड, नेशनल एआई एथिक्स कोड, कि हम इसका इस तरीके से यूज करेंगे कि हम एआई का ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, फर्स्ट थिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम रिड्रेसल मैकेनिज्म लेके आएंगे, कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो रिड्रेसल मैकेनिज्म है। क्योंकि अगर यूट्यूब का एल्गोरिदम मेरी वीडियो अपलोड कर तो दे रहा है बट वो प्रमोट नहीं कर रहा, तो इसके पास कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। मैं यूट्यूब के ऊपर कुछ केस नहीं कर सकता कि यार तुम मेरी वीडियो नहीं चला रहे हो। सो दैट इज व्हाट द इश्यू ऑफ एआई एल्गोरिदम, कि आप उसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते, देयर इज नो रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो ये यहां पे आ जाता है। सेकंड आ जाता है कि हमें सेक्टर स्पेसिफिक नॉर्म्स लाने पड़ेंगे।
कि कौन से सेक्टर में क्या टाइप के नॉर्म की जरूरत है। फॉर एग्जांपल एआई का हेल्थ में क्या नॉर्म्स है, एआई का एजुकेशन में क्या नॉर्म्स है, एआई का ट्रांसपोर्टेशन में क्या नॉर्म्स है। तो ये सब चीज एआई का हमें एक सेक्टर स्पेसिफिक नॉर्म्स लाने पड़ेंगे कि इनके अंदर क्या नॉर्म्स चल रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग इज द पब्लिक ऑडिट्स, कि जो डेटा जहां पे भी जा रहा है वो ऑडिट होना चाहिए और वो पब्लिकली होना चाहिए, ताकि सिटीजन्स को अवेयरनेस होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो हमें वो चीजों को कंसिडर करना चाहिए, राइट। सो आई होप आप लोग को ये चीज में क्लैरिटी मिली होगी। विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स इन द कमिंग वीडियोज। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।